नमस्कार साथियों। इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं 1 जून की करंट अफेयर, जो कि 31 मई और 1 जून के 30 मई से और 1 जून के बीच में है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि इन 2-3 दिनों में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं जो एग्जाम परस्पेक्टिव से हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। तो टॉप 7 करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे फुल डिटेल के साथ में। इस क्लास में बने रहिएगा, लास्ट तक देखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, है ना। पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है अपन के पास में CDS। जनरल NS राजा सुब्रमण्यम नए CDS बने, जो कि NS राजा सुब्रमण्यम ने 31 मई 2026 को भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभाला है। CDS क्या होता है? CDS ये तीनों सेनाओं के, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय स्थापित करने वाला सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता है CDS। सबसे बड़ी बात तो यह सरकार का सैन्य मामले पर सलाह देता है और तीनों सेनाओं का संयुक्त संचालन को मजबूत बनाते हैं CDS, ठीक है। और इस कवर के मुख्य पॉइंट क्या हैं? वो जनरल NS राजा सुब्रमण्यम भारत के तीसरे CDS बने हैं। तीसरे CDS बने, इनसे पहले कौन थे? अनिल चौहान, जिन्होंने 31 मई को सेवानिवृत्ति हुई है इनकी, कल, यानी आज 1 जून है, पर कल इनकी सेवानिवृत्ति हुई 31 मई को। CDS बनने के बाद उन्हें नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर CDS बनने के बाद में दिया गया, ठीक है। और CDS के साथ साथ वे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA के प्रमुख भी बने होंगे। कौन? सुब्रमण्यम। कौन होंगे? सुब्रमण्यम, ठीक है। NS सुब्रमण्यम जो CDS बने अपन के, उनका सैन्य करियर जान लेते हैं थोड़ा सा। इन्होंने 14 दिसंबर 1985 को गढ़वाल राइफल्स की 8वीं बटालियन में कमीशन मिला इनको। फिर 2021 में खड़क कोर के कमांडर बने, और खड़क कोर भारतीय थल सेना की प्रमुख स्ट्राइक कोर मानी जाती है। बाद में नॉर्दर्न कमांड में चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं। सैन्य उपाधियाँ भी बहुत हैं इनकी। और 2023 में सेंट्रल कमांड की जिम्मेदारी संभाली। 2024 में 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। 2025 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट NSCS में मिलिट्री एडवाइजर नियुक्त हुए। और 2026 में अब नए CDS बन चुके हैं, तीसरे नंबर के CDS बने हैं। कौन? NS सुब्रमण्यम, ठीक। इनके बारे में ये सारी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम्स के हिसाब से, और भी अपन समझते हैं परीक्षा के हिसाब से छोटे छोटे पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसके अंदर। नए CDS कौन बने? जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। पदभार ग्रहण कब करा इन्होंने? 31 मई 2026 को। भारत के कौन से CDS हैं ये? तीसरे CDS हैं। पूर्व CDS कौन थे? जनरल अनिल चौहान। और 1985 में कौन सी? गढ़वाल राइफल्स में कमीशन हुआ इनका। और 2024 में 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। और अब 2026 में अब ये क्या बने? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बन चुके हैं। तो NS सुब्रमण्यम याद रहेंगे, अब बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे भाई साहब, क्योंकि कभी भी कोई सी एग्ज़ाम में आ सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, CNS, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, CNS। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी भी एग्जाम में टपक सकते हैं, तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स के जानते हैं, ठीक है। कृष्णा स्वामीनाथन ने 31 मई 2026 को भारत के 27वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ CNS का पद संभाला। उन्होंने दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी के स्थान पर आए हैं नए CNS 31 मई 2024 को, यानी कि कल ही इन्होंने भी अपना 27वें चीफ ऑफ, कौन से 27वें नंबर के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं ये CNS। CNS क्या होता है समझ गए होंगे जहाँ तक। CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह नौसेना के संचालन, आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और रणनीतिक निर्णयों का नेतृत्व करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। इनके मुख्य पॉइंट समझ लेते हैं इस कवर के। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारत के 27वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं, ये अभी जान ही लिया है। कौन से नंबर के? 27वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नाम क्या है? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। उन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के स्थान पर लिया है। किसके स्थान पर? दिनेश कुमार त्रिपाठी के स्थान पर। 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे ये। कब? 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए। उन्हें कम्युनिकेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का विशेषज्ञ माना जाता है। किसका? कम्युनिकेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का विशेषज्ञ माना जाता है। किसको? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 27वें कौन से नंबर के? 27वें चीफ ऑफ स्टाफ बनाए। 26वें कौन थे? दिनेश कुमार त्रिपाठी थे। और इन्होंने, कृष्णा स्वामीनाथन ने 1 जुलाई 1927 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट, इनकी महत्वपूर्ण सैन्य उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? सैन्य सेवाएं जानते हैं इन्होंने। एडमिरल
स्वामीनाथन कई प्रमुख युद्धपोतों की कमान संभाल चुके हैं। कौन कौन से युद्धपोतों की कमान संभाली है इन्होंने? आईएनएस विद्युत, आईएनएस विद्युत की भी कमान संभाल चुके हैं भाई साहब। और आईएनएस विनाश, विनाश भी किया है इन्होंने। कुलिस, आईएनएस कुलिस भी किया है। और मैसूर और विक्रमादित्य, वाह इनकी खतरनाक उपाधियाँ हैं भाई साहब। विक्रमादित्य की कमान संभाल ली, मैसूर की, कुलिस की, विनाश की और विद्युत की, ठीक है। करियर की प्रमुख उपलब्धि साउथ नेवल कमांड में चीफ ऑफ स्टाफ कम ऑफिसर ट्रेनिंग रहे हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, मतलब चीफ स्टाफ ट्रेनिंग ऑफिसर रह चुके हैं साउथ नेवल कमांड में। और मई 2024 से जुलाई 2025 तक 22 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे हैं, 22 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी रह चुके हैं। और जुलाई 2025 से मई 2026 तक फ्लैग ऑफिसर ट्रेनिंग की जिम्मेदारी संभाली। अब तक ये क्या थे? फ्लैग ऑफिसर ट्रेनिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और अब संभालेंगे क्या? CNS, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। 31 मई 2026 को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ CNS बने हैं ये, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर याद कर लो। अब एक लाइन में समझते हैं इनको। महत्वपूर्ण तथ्य, नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। पदभार ग्रहण कब किया इन्होंने? 31 मई 2026 को। भारत के 27वें CNS हैं। कौन से नंबर के? 27वें। और पूर्व CNS कौन थे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और भारतीय नौसेना में शामिल हुए 1 जुलाई 1987 को। कौन? कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। और विशेषज्ञता क्या है इनकी? कम्युनिकेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इनकी विशेषज्ञता है, ठीक। तो ये जानकारी कैसी लग रही है? कमेंट जरूर करें। और नई शानदार खबर है अपने पास में, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। और मुलाकात क्यों हुई है, किसके लिए, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसके बारे में जानते हैं अपन है। एस जयशंकर ने 30 मई 2026 को नई दिल्ली में मिन ऑन्ग इंग से मुलाकात की है। ये म्यांमार के होंगे कोई ना कोई इम्पोर्टेंट। तो मुलाकात क्यों महत्वपूर्ण है ये समझना जरूरी है। यह बैठक भारत और म्यांमार के बीच संबंधों को मजबूत करने तथा क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुई है, ठीक है। विकास सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुई है। नेक्स्ट है, चर्चा के मुख्य विषय क्या हैं? अब समझते हैं अपन चर्चा का मुख्य विषय। सीमा सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी सबसे पहली बात। तो फिर भारत और म्यांमार दोनों देशों की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी के बारे में चर्चा करी है इन्होंने। सड़क परिवहन, अन्य संपर्क परियोजना को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर विचार किया है। व्यापार और निवेश पर विचार किया है। मतलब देश को आगे बढ़ाने के बारे में, दोनों पड़ोसी देशों के बारे में क्या क्या मजबूती हो सकती है, उन सब के बारे में इन्होंने बात किए हैं। निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई है। रक्षा सहयोग, डिफेंस कोऑपरेशन पर चर्चा करी है इन्होंने। और सुरक्षा सहयोग और ऊर्जा और अवसंरचना विकास के बारे में भी चर्चा हुई है। ऊर्जा, परिवहन और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के लिए म्यांमार का महत्व। पड़ोसी देश है पहली बात तो, और पड़ोसी देश का महत्व होता ही है। तो अब इनका क्या महत्व है म्यांमार का, ये समझ लेते हैं। म्यांमार भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, बिल्कुल। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ इसकी लगभग 1640 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। म्यांमार भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला प्रमुख देश बना है। कौन सा देश है? दक्षिण पूर्व एशिया जोड़ने वाला प्रमुख देश है, बिल्कुल। दक्षिण पूर्व एशिया में कोई देश नहीं है, तो भारत को म्यांमार जोड़ता है, ठीक है। और नेबरहुड पॉलिसी क्या है? नेबरहुड पॉलिसी को समझते हैं। नेबरहुड पॉलिसी के तहत ये म्यांमार के संग में समझौता हुआ है ना। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारत की वह विदेश नीति है जिसके तहत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है और सहयोग बढ़ाता है, ठीक। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण पॉइंट्स। मुलाकात की तिथि, मुलाकात कब हुई थी? 30 मई 2026 को। और भारतीय प्रतिनिधि कौन थे? डॉक्टर एस जयशंकर। और म्यांमार के प्रतिनिधि यूमिन आंग हुइंग, या आंग हुइंग, नाम ही बहुत खतरनाक है यार। प्रमुख मुद्दे सीमा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत म्यांमार सीमा लगभग 1640 किलोमीटर है। और यह बैठक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हुई है, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट। एथलीट गुलविंदर सिंह ने इतिहास रच दिया है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। गुलवीर सिंह ने 30 मई 2026 को अमेरिका के टेनेंस में आयोजित म्यूजिक सिटी ऑफ ट्रैक कार्निवल
म्यूजिक सिटी ट्रैक कार्निवल में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। उपलब्धि हासिल की है, कौन सी उपलब्धि हासिल की है जानते हैं इन्होंने। गुलबीर सिंह ने 1 मील 1.6 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट के कम समय में पूरी कर दी। ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ना एथलेटिक्स की सबसे प्रतिष्ठित उपलब्धियों में से एक माना जाता है। बिल्कुल यार, 1 मील 1.6 किलोमीटर 4 मिनट में दौड़ना वाकई में कमाल की बात है। गुलबीर सिंह की प्रमुख उपलब्धियां जान लेते हैं। 2022 में एशियाई खेल में 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीते हैं ये। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2023 5,000 मीटर की दौड़ में भी कांस्य पदक जीते हैं ये। फिर 2024 में पहुँचे हैं ये 5,000 मीटर और 10,000 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए इन्होंने 2024 में। और एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 5,000 मीटर और 10,000 मीटर में डबल गोल्ड मेडल जीता है। 2025 में कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ 27 मिनट 22 नैनो सेकंड है शायद, 27 मिनट में पूरी की है, अप्रोक्सीमेट 27 समझो, मैं पूरी कर 2008 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, खुद का ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। गजब। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ लो परीक्षा के हिसाब से। खिलाड़ी का नाम क्या है? गुलबीर सिंह। उपलब्धि क्या है इनकी? 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ चुके हैं। कहाँ पर? टेनेसी, अमेरिका के शहर में। प्रतियोगिता क्या थी? म्यूजिक सिटी ट्रैक कार्निवल प्रतियोगिता थी। ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं ये। 2025 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 5,000 मीटर और 10,000 मीटर में डबल गोल्ड जीते हैं। 2025 एशियन एथलेटिक्स में 5,000 मीटर और 10,000 मीटर में डबल गोल्ड, मतलब 5,000 में 5,000 में गोल्ड और 10,000 में। ठीक है। नेक्स्ट है इनकी हाई जंपर पूजा सिंह। अब पूजा सिंह जी के बारे में बात करें, इन्होंने एशियाई अंडर-20 चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। पूजा सिंह ने 30 मई 2026 को हांगकांग में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। क्या उपलब्धि हासिल की है? पूजा सिंह ने 1.93 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीता है। कहते हैं 1.93 मीटर की छलांग लगा गोल्ड मेडल जीता है, जो उन्होंने 14 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। वो यह रिकॉर्ड पहले सहाना कुमारी के नाम था। किसके नाम था? सहाना कुमारी की। किसने तोड़ दिया? पूजा सिंह ने, जिन्होंने 2012 में 1.92 मीटर की छलांग लगाई थी, और इन्होंने कितने लगाई है? 1.93 मीटर। खास बात है कि सहाना कुमारी वर्तमान में पूजा सिंह की कोच थी। कोच ने, वाह, स्टूडेंट ने कमाल कर दिया, देख ले कोच के ना, स्टूडेंट आगे निकल गई, मतलब सहाना कुमारी कोच थी और ये उनकी स्टूडेंट थी पूजा सिंह। पूजा सिंह की प्रमुख उपलब्धियां: एशियाई अंडर-20 चैंपियनशिप, यह उनका दूसरा पदक है। 1.93 मीटर की छलांग के साथ गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, दूसरा पदक है। 1.93 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। 2025 में राष्ट्रीय जूनियर सर्किट से अपने हाई जंप करियर की शुरुआत की थी इन्होंने 2025 में। और 2026 में नई दिल्ली में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज़ में 1.90 मीटर की छलांग लगाई और नया अंडर-20 रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया वही सब। अब 1.93 मीटर की कर दी। गजब की खिलाड़ी है भाई साहब। अतिरिक्त उपलब्धियां भी जान लेते हैं अपन। 1.93 मीटर की छलांग लगाकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए निर्धारित AFI क्वालिफिकेशन मार्क 1.92 मीटर को पार किया। अच्छी बात है। भारत की सीनियर महिला हाई जंप राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनका 1.93 मीटर की बराबरी की, राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की। अच्छा, भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। खिलाड़ी का नाम क्या है? पूजा सिंह। क्या नाम है खिलाड़ी का? पूजा सिंह। खेल कौन सा है? हाई जंप। प्रतियोगिता कौन सी है? एशिया अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। स्थान कहाँ पर हुआ है? हांगकांग में। उपलब्धि 1.93 मीटर की छलांग के साथ गोल्ड मेडल जीता है। टूटा रिकॉर्ड किसका? सहाना कुमारी का 1.92 मीटर 2012 में बनाया था इन्होंने, जो कि अब टूट चुका है, और ये इनकी कोच रही हैं। नया रिकॉर्ड बन गया है 1.93 मीटर का। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है, 1 जून से कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट मिलने वाली है, क्योंकि भारत सरकार ने 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक कपास के आयात पर लगने वाले 11% सीमा शुल्क को अस्थायी रूप से हटा दिया है। तो इससे बदलाव क्या हुआ है ये जानते हैं। पहले आयातित कपास पर 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD लगती थी, और 6% कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर AIDC, कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर AIDC लगाया जाता था। और अब 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक दोनों शुल्कों को हटा दिया गया है।
दोनों शुल्क हटा दिए, BCD और AIDC को हटा दिया गया है, जिससे कपास के आयात ड्यूटी फ्री हो गया है। कपास का आयात ड्यूटी फ्री हो गया है। अब AIDC है क्या चीज़, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। AIDC एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। AIDC एक उपकर है। सेस का मतलब उपकर, जैसे कृषि अवसंरचना के विकास के लिए लगाया जाता है। यह फाइनेंस एक्ट 2021 की धारा 124 के तहत लागू किया गया था। फाइनेंस एक्ट 2021 धारा 124 के तहत लागू किया गया था। सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया है, समझ लो। घरेलू कपड़ा उद्योग को सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराना, एक कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध हो जाए, एक वजह से ये ड्यूटी फ्री कर दिया है, ठीक है। कपास की आपूर्ति बढ़ाना, वस्त्र एवं परिधान उद्योग की लागत कम करना, MSME आधारित टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग को राहत देने के लिए, उद्योग जगत की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए इसको ड्यूटी फ्री किया गया है। टैक्स फ्री मतलब। इसका क्या प्रभाव होगा, टेक्सटाइल मिलों को सस्ती कपास मिलेगी, कपड़ा और परिधान उत्पादन लागत घट सकती है, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है, MSME क्षेत्र के वस्त्र उद्योग को विशेष लाभ मिल सकता है। तो लाभ तो होगा ही होगा अगर कोई चीज़ पे टैक्स हटेगा तो, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है और समझ लेते हैं। प्रभावी तिथि 1 जून 2026 को लागू हुआ है चीज़। छूट की अवधि है 31 अक्टूबर 2026 तक, 1 जून से और 2026 तक। हटाया गया शुल्क 11% है, BCD है 5% और AIDC है 6%। उद्देश्य क्या है, टेक्सटाइल उद्योग को राहत एवं कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाना। लाभार्थी होंगे गारमेंट, टेक्सटाइल एवं MSME उद्योग, इनको लाभ मिलेगा। मेघालय करेगा 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेज़बानी। 2027 के राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कौन करने वाला है, मेघालय। 30 मई 2026 को राष्ट्रीय मेघालय सरकार ने 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेज़बानी के लिए होस्ट स्टेट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें मेघालय सरकार ने। पूरी खबर को समझ लेते हैं। यह समझौता शिलोंग में एक नए इंडोर हॉल का उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। समारोह में मनसुख मंडाविया, कोनार्ड के सांगमा और PT ऊषा उपस्थित रहीं। यह रिवाइज्ड होस्ट स्टेट एग्रीमेंट है, जिसमें राज्य सरकार और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कानूनी, वित्तीय और संचालन संबंधी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे, वे राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन मेघालय के 3 प्रमुख शहरों में होगा, शिलोंग, ट्यूरा और जोवाई। महत्वपूर्ण क्यों है ये, जान लेते हैं। मेघालय राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। कौन से नंबर का, तीसरा। इससे पहले असम और मणिपुर राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर चुके हैं। असम, मणिपुर भी राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कर चुके हैं। इससे राज्य में खेल अवसंरचना, पर्यटन और युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। ये बात तो है ही है, जो राज्य अगर कोई भी खेल की मेज़बानी करेगा तो वहाँ के युवाओं को तो बढ़ावा मिलेगा ही, पर्यटन भी बढ़ेगा और अवसंरचना में विकास भी होगा। और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट, आयोजन कब हुआ था, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 आयोजन होगा। कहाँ पर, मेघालय में 2027 में होने वाला है आयोजन। 39वीं राष्ट्रीय खेल है ये। मेज़बान कौन कर रही है, राज्य कौन सा है, मेघालय। समझौता का हस्ताक्षर 30 मई 2026 को हो चुका है। और आयोजन स्थल शिलोंग, तुरा और जोवाई, 3 शहर हैं, शिलोंग, तुरा और जोवाई, इनमें होगा। मेघालय राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा पूर्वोत्तर राज्य है। कौन कौन से बन चुके हैं, त्रिपुरा और मणिपुर बन चुके हैं, और अब तीसरे नंबर पर कौन सा है, मेघालय। IOA अध्यक्ष कौन होंगे, PT ऊषा थी। और खेल मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। तो ये है आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट चेक करेंगे, अपन करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। जय हिंद।